Hello everyone, welcome back to my channel Whiteboard Online. So today we will discuss about the topic basic accounting terms which is used in accountancy. Okay. So these are the few basic terms, for example, assets, liabilities, balance sheet, debit, credit. So one by one we will learn about the basic terms of accounting. जो भी ये बेसिक टर्म्स हैं जो मैं आज आपके साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, हम लोग साथ में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये ऐसा है कि ये एकदम बेसिक है, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप आगे अकाउंटेंसी में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। इसीलिए आपको ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना होगा। और डरने की ज़रूरत नहीं है, समझ आएगा, बहुत इजी है। बट ये है कि स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमको अच्छे से समझ आएगा, राइट। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन सो द फर्स्ट टर्म इज ट्रांजैक्शन. It is an event which involves transfer of money, goods and services and can be classified into cash or credit transaction. ट्रांजैक्शन क्या होता है? जिसमें किसी भी चीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा हो, लाइक एक जगह से दूसरी जगह दो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमने गुड्स सोल्ड आउट करे, राइट। तो हमारे पास से गुड्स ट्रांसफ़र हो गए, जिसने ख़रीदे हैं और जिसने परचेज़ किए, राइट। और उनसे हम उनके पास से हमारे पास क्या आ रही है? मनी। यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है दो चीज़ों का। इस बेसिकली इसी को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मनी के टर्म्स में ही होगा, वो ऐसे भी हो सकता है कि उसने उधार पे खरीदे हुए हैं, तो वहाँ पर हमारे पास मनी नहीं आएगी, लेकिन मनी कब आएगी? इन फ्यूचर आएगी, ठीक है। या फिर क्या हुआ, हमने सर्विसेज प्रोवाइड करी है, तो हमने सर्विसेज प्रोवाइड की और जिसने सर्विसेज मतलब जिसने सर्विसेज ली हैं वो हमको क्या करेगा? मनी पे करेगा। सो इसी इवेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब क्या है कि ट्रांजैक्शन दो टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि कैश के टर्म्स में और क्रेडिट के टर्म्स में। कैश के टर्म्स में क्या है कि हमें जब हम ट्रांजैक्शन हुआ तभी हमें मनी ऑन द स्पॉट मिल गई, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो चीज़ उधार पे होती है, राइट। इन इंग्लिश क्रेडिट पे होती है। तो मनी हमें कब मिलता है? फ्यूचर में मिलता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, कैश ट्रांजैक्शन इज द वन वेयर कैश रिसीट और पेमेंट इज इन्वॉल्व। जिसमें कैश इन्वॉल्व रहेगा वो कैश कैश ट्रांजैक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है? एंड अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज वन वेयर कैश इज नॉट इन्वॉल्व इमीडिएटली बट विल बी पेड और रिसीव्ड लेटर। या फिर क्या होगा, वो हमें या तो हम उसको पे करेंगे अगर हमको पे करना है, या फिर हम अगर रिसीव हो रही है तो वो बाद में होगी, उसी टाइम नहीं होगी, तो वो हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाता है। नाउ सेकेंड टर्म इज अकाउंट. व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट क्या होता है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन मेंटेन्ड अंडर अ पर्टिकुलर हेड विच शोज द ट्रांजैक्शंस एंड द इफेक्ट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. अभी हमने पढ़ा कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो इस ट्रांजैक्शन को हम जहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, जिस हेड के अंडर रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम अकाउंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो वो हम कैश अकाउंट में शो करेंगे। अगर क्या है, हमने कोई फर्नीचर खरीदा है तो हम वो फर्नीचर अकाउंट में शो करेंगे। तो जहाँ पर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं। और इन ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट होता है वो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट से पता चलता है। लाइक अकाउंट से ही हमको पता चल रहा है कि क्या ट्रांजैक्शंस हमारी बिजनेस में अकर हो रही हैं, राइट। नेक्स्ट टर्म इज कैपिटल. कैपिटल क्या होता है? बेसिकली अगर लेमैन से पूछेंगे, किसी कॉमन जिसको हम अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, तो कैपिटल जनरली हम लोग को, हमने जो पहले पढ़ा है कि कैपिटल किसी कंट्री की कैपिटल या किसी स्टेट की, लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स में कैपिटल क्या होता है? जो भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं कोई बिजनेस शुरू करने में, उसको हम कैपिटल बोलते हैं, राइट। तो क्या है? इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर एंड बाय पार्टनर्स इनटू द बिजनेस. अगर कोई अकेला इंसान स्टार्ट कर रहा है बिजनेस तो उसको हम प्रोपराइटर बोलते हैं, लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोई बिजनेस तो वो पार्टनरशिप हो जाती है। तो जो भी अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है बिजनेस में उसको हम कैपिटल कहते हैं।
फिर क्या है, इफ द बिजनेस अर्न्स प्रॉफिट द अमाउंट ऑफ कैपिटल इंक्रीजेज इन द बिजनेस। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में तो कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। कैपिटल फिक्स नहीं रहती है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो बढ़ जाएगी। ऑन द अदर हैंड इफ द बिजनेस इनकर्स लॉसेस द अमाउंट ऑफ कैपिटल डिक्रीजेज, और अगर हमको लॉस हो जाता है तो कैपिटल की अमाउंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। Now, capital is also known as owner's equity or net worth, which is computed as excess of assets over liabilities. क्या मतलब हुआ कि कैपिटल को और किस टर्म से जानते हैं हम लोग, ओनर्स इक्विटी, ओनर की, जो ओनर है बिजनेस का उसकी इक्विटी, या फिर नेटवर्थ भी बोलते हैं। हम कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं देयर इज अ फॉर्मूला दैट इज कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। कैपिटल कैसा आता है, एसेट्स में से जब हम लाइबिलिटीज माइनस कर देते हैं तब कैपिटल आता है। एसेट्स और लाइबिलिटीज अभी हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे कि एसेट एंड लाइबिलिटी क्या होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। नाउ, ड्राइंग्स। व्हाट इज ड्राइंग्स? इट इज द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विदड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अगर हम अपने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा विदड्रॉ कर रहा है बिजनेस में से, कैश या गुड्स, अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस में नहीं लगाएगा वो पैसा, वो अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, तो उस अमाउंट को हम ड्राइंग्स बोलते हैं। Such an amount reduces the amount of investment or capital of the owners in the business and therefore is shown as deduction from the capital of the proprietor or partner while preparing the balance sheet. लास्ट में हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि ड्राइंग्स ये बता रहे हैं कि अगर हमने ड्राइंग्स करी हैं अपने बिजनेस में तो ये कैपिटल में से डिडक्ट होंगी, इसका मतलब हमारी कैपिटल क्या होगी, कम हो जाएगी। ये बात क्लियर है? ड्राइंग्स देख मैंने क्या बताया, ड्राइंग्स क्या है, अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसा बिजनेस से निकाल रहे हैं तो वो हमारा ड्राइंग्स हो जाता है, और ये ड्राइंग्स क्या होता है, कैपिटल में से डिडक्ट होता है, यानी कैपिटल हमारी कम हो जाएगी। ठीक है। नाउ, अब हमने अभी पढ़ा था कैपिटल के फॉर्मूले में एक टर्म लाइबिलिटीज, तो वो क्या होता है, इट, अगर हम बेसिक टर्म्स में बोलें, लाइक सिंपल लैंग्वेज में बोलें, तो लाइबिलिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल कि हमने कोई गुड्स खरीदे हैं उधार पे, ठीक है, तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको पैसा दें इन फ्यूचर, जब भी जो भी टाइम पीरियड होगा, तो ये क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसा देना, यानी क्या है, अगर हम अकाउंटिंग टर्म्स में बोलें तो लाइबिलिटी है, राइट। सो इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, एक वर्ड आ जाता है ऑब्लिगेशन, जैसे मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया तो ऑब्लिगेशन भी एक वर्ड रहेगा इसके लिए। ठीक है, इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन or debt which a business owes to others, that is amount business is liable to pay others, जो कि बिजनेस लायबिल है दूसरे को पे करने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सच एज लोन फ्रॉम बैंक अदर पर्सन और क्रेडिटर फॉर गुड सप्लाई, जैसे हमने बैंक से लोन लिया या बैंक के अलावा किसी और पर्सन से लोन लिया, या फिर हम क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर फॉर गुड्स सप्लाइड, क्रेडिट पे गुड्स ले लिए, ठीक है, तो हमें पैसा तो देना पड़ेगा ना, वो। दीज, इस सबको लाइबिलिटीज बोलते हैं। दीज लाइबिलिटीज आर क्लासिफाइड एज इंटरनल और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज दो पार्ट में डिवाइड है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसका क्या मतलब हुआ, वेयर इंटरनल लाइबिलिटी इज द लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स ऑफ द बिजनेस एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर। अगर लाइबिलिटी हमें आउटसाइडर को पे करनी है या जो भी चीज़ है तो वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो गई, और अगर ओनर्स से ही कोई लाइबिलिटी है तो वो इंटरनल लाइबिलिटी। अब कैपिटल के फॉर्मूले में हमने एसेट भी था, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो एसेट क्या चीज़ है, कॉमन टर्म्स में मैं बताऊं आपको एसेट, तो एसेट क्या होता है, प्रॉपर्टी को बोलते हैं, जो भी ओनर की प्रॉपर्टीज हैं वो असेट्स हो जाती हैं। ठीक है, अब एसेट्स कौन कौन सी है, दीज क्या होता है डेफिनेशन, दीज आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस विच आर यूज टू कैरी आउट द बिजनेस ऑपरेशंस एंड अर्न ऑपरेटिंग रिवेन्यू फॉर द बिजनेस। मतलब जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है वो जो हेल्प कर रही है बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने में, बिजनेस के जो भी ऑपरेशन की जिस भी किस चीज़ में हम डील कर रहे हैं, ठीक है, उसको स्मूथली रन करने के लिए में जो हेल्प करते हैं प्रॉपर्टीज, वो एसेट उसको बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, कैश, लैंड, फर्नीचर, गुडविल एक्सेट्रा।
अब हमारे एसेट्स दो टाइप के होते हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या है कि ऐसे एसेट जिसका फ़ायदा हमें कम टाइम पीरियड के लिए है, मतलब उसी टाइम पर मिल जा रहा है, तो वो तो करंट एसेट हो जाएगा। और नॉन करंट एसेट क्या होगा? नॉन करंट एसेट ये कि जिसका फ़ायदा हमें लंबे टाइम तक मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, लंबे टाइम के बाद मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सॉरी फॉर एग्जाम्पल हमारा लैंड है, तो लैंड हमारा ये तो नहीं है कि हम अभी एकदम ही हमें उसका वो मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे हमारे वैसे जैसे हमारा ये है फर्नीचर है, तो फर्नीचर ये तो नहीं कि आज हमने अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर लिया है और वो आज ही आज में हमें उसका फ़ायदा हो जाएगा, नहीं ना, लंबे टाइम पीरियड तक हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये हमारा नॉन करंट एसेट हो जाता है। और गुडविल क्या चीज़ है? गुडविल ये है कि फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है, उसकी कोई रेपुटेशन है मार्केट में, तभी उसी के नाम से उसका चल रहा है बिजनेस, कुछ तो उसने नाम कमाया है ना, सिंपल टर्म्स में मैं बता रही हूँ, तो वो हमारा गुडविल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दो टाइप के एसेट्स हैं एक और दूसरे बेसिस पे, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने आंखों से, डेट इज टेंजिबल एसेट, और जिसको नहीं देख सकते, नहीं टच कर सकते, वो इनटेंजिबल है। तो फॉर एग्जांपल टेंजिबल हमें क्या आ जाएगा? टेंजिबल में बिल्डिंग, क्या है, बिल्डिंग को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, लैंड, फर्नीचर। लेकिन गुडविल को आप नहीं देख सकते। गुडविल क्या है? इंटेंजिबल है, एक इनविजिबल चीज़ है, तो आप इनविजिबल से इंटेंजिबल याद रख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज इनकम। इनकम अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो इनकम हमें पता है जो भी हम कमा रहे हैं, अकाउंटिंग टर्म्स में देखते हैं हम, इट इज़ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड विच इज़ कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। मतलब जितना हमने कमाया और जितना हमारे खर्चा हुआ उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा इनकम हो जाता है। और अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस इज टर्म्ड एज इनकम। एक्सपेंस तो आपको समझ आ रहा होगा, कॉमनली ये तो कॉमन टर्म है, तो इसको हम इनकम बोलते हैं, ठीक है। नाउ डेटर, ये आप लोग के लिए एकदम बिल्कुल नया टर्म है, ये आपने नहीं सुना होगा, राइट। तो अब पढ़ते हैं हम। डेटर क्या होता है? डेटर इंक्लूड्स अ पर्सन हु रिसीव्स अ बेनिफिट विदाउट पेइंग मनी immediately but liable to pay in future within a particular period of time। देखिए, अब मैं सिंपल टर्म्स में बताती हूँ, फिर आपको इजीली समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने अब गुड्स सोल्ड आउट करे हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सोल्ड आउट करे हैं, ठीक है। लेकिन मिस्टर बी ने अभी गुड्स का जो ट्रांजैक्शन जो हुआ है उसका पैसा नहीं दिया, ठीक है, पैसे ए को रिसीव नहीं हुए। तो जो मिस्टर बी है वो मिस्टर ए के क्या हुए? डेटर हुए, क्योंकि हमें वहाँ से अभी पैसा मिलेगा, अभी मिला नहीं है, तो वो हमारे डेटर हुए, मिस्टर ए के डेटर हुए। ही ओज एन अमाउंट टू बिजनेस अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स सर्विस, क्योंकि मिस्टर ए ने वो पैसे वो गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड आउट करे, ठीक है। तो इसलिए मिस्टर बी हमारे क्या होगा? डेटर हो गए, मिस्टर ए के डेटर हो, सॉरी मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि हमारे, मतलब मिस्टर ए के, ठीक है। इतना समझ आया गया होगा। इसी का अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट कर देते आप, क्रेडिटर। मिस्टर ए, सेम एग्जांपल में आप देखेंगे कि मिस्टर ए क्या हो गए? क्रेडिटर हो गए मिस्टर बी के, क्योंकि उसको पे करना है, मिस्टर बी को पे करना है ए को, तो ए क्रेडिटर है और डेटर क्या हुआ? और बी जो पे करेगा वो डेटर है किसका? ए का, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ क्रेडिटर इज ए पर्सन हु गिव्स अ बेनिफिट विदाउट रिसीविंग मनी। उसने, ए ने बेनिफिट दिया, क्या गुड्स तो दिए ना, लेकिन उसको मनी रिसीव नहीं, विदाउट रिसीविंग मनी इमीडिएटली, बट टू क्लेम इट इन फ्यूचर, लेकिन वो फ्यूचर में क्लेम करेगा कि मुझे पैसा चाहिए, तो वो उसका क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। इट इज़ टू होम आर बिजनेस ओज एन अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी गुड्स परचेज करे होंगे कब? क्रेडिट पे। नाउ द कॉस्ट। कॉस्ट सिंपल टर्म है, इसका मीनिंग आपको पता होगा, हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। इट इज़ द अमाउंट इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफिक आइटम और एक्टिविटी। किसी आइटम पे की क्या अमाउंट लगी है उसको खरीदने में, तो वो उसकी कॉस्ट हो गई, या फिर
किसी बिजनेस एक्टिविटी को रन करने में जो कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट हो गई, जो अमाउंट लग रही है वो कॉस्ट हो गई। ठीक है, ये इजी है, आई थिंक ये आपको समझ आता होगा। नाउ द डिस्काउंट। अब डिस्काउंट आपको पता है, जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, जो भी एमआरपी दे रखा है आप सर्च करते हैं कि हाँ हमें डिस्काउंट मिल जाए, यानी उसका प्राइस कम हो जाए, तो वही डिस्काउंट होता है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज और रिडक्शन इन द टोटल अमाउंट पेएबल फॉर सच गुड्स और सर्विसेज। जो भी रिडक्शन हो जाता है टोटल अमाउंट में वो डिस्काउंट होता है। अब देखिए आप, डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जो भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, देखो ट्रेड डिस्काउंट दोनों केस में मिलेगा। कैश डिस्काउंट मतलब अगर अगर हम पेमेंट कैश में कर रहे हैं या क्रेडिट पे आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है, दोनों में मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन कैश डिस्काउंट कब होता है? जब आप पेमेंट कैश में कर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि आप फ्यूचर में दे रहे हैं। तो वो शॉपकीपर ये बोल सकता है कि अगर आप कैश में हमें अभी पेमेंट कर देते हैं ऑन द स्पॉट, तो हम आपको फॉर एग्जांपल 2% 5% कैश डिस्काउंट देंगे। तो ठीक है, दो टाइप के डिस्काउंट होगा। अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट तो वैसे मिलता है। ठीक है, दोनों केस में अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन करें या नहीं, पेमेंट करें या कैश में नहीं करें, ठीक है, तो दोनों केस में मिलेगा। तो दो टाइप के डिस्काउंट हो गए हमारे, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। नाउ the next is entry. What is entry? It is a transaction or an event which is recorded in the books of account. शुरू में हमने पहला टर्म ट्रांजैक्शन ही पढ़ा है, ठीक है। कोई भी इवेंट होता है जिसमें ट्रांसफर ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज, वो ट्रांजैक्शन हो गया। अब इसको जो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम अकाउंट में, अकाउंट भी हमने पढ़ा है क्या है, उस रिकॉर्ड जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं एंट्री। इसका मतलब हम अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन को हम लिख रहे हैं, दैट इज एंट्री। आई थिंक इट इज सो सिंपल। ठीक है, नाउ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या चीज़ है? इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट which shows the assets, liabilities, capital reserves and other account balance at their respective book values. तो बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या पोजीशन है ऑन किसी पर्टिकुलर डेट पे, मतलब जिस डेट में हम उसको मेंटेन कर रहे हैं बैलेंस शीट। उससे क्या पता चलता है कि बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कैपिटल रिजर्व कितना है उसका, और जितने भी हम अकाउंट मेंटेन करते हैं उनके कितने क्या क्या बैलेंस आ रहे हैं, उनकी क्या क्या बुक वैल्यू है। तो सबसे लास्ट में हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि क्या बैलेंस शीट क्या है। एक स्टेटमेंट है ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इन सिंपल टर्म्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंट। It is the state of a person or entity where he is unable to pay its debts. इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी पर्सन या फिर कोई आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब कोई बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ठीक है, जब वो अपने डेट्स यानी उधार, लोन्स, ठीक है, वो पे करने की पोजीशन में नहीं होता है, ठीक है, तो उस पर्सन को या उस एंटरप्राइज या एंटिटी को इंसॉल्वेंट बोलते हैं। बट ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन इंसॉल्वेंट है या फिर नहीं है? ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट। कोर्ट डिक्लेयर करता है कि कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट है या नहीं। इंसॉल्वेंट मतलब कि वो अपने डेट्स पे करने की पोजीशन में नहीं है, मतलब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी नहीं है कि वो अपने डेट्स क्लियर कर सके। ठीक है, तो लेकिन ये ऐसे हर कोई बोल दे कि हम मतलब इंसॉल्वेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये कौन डिसाइड करेगा? सिर्फ कोर्ट। कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि कोई पर्सन या कोई एंटरप्राइज इंसॉल्वेंट है या नहीं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने बहुत ही बेसिक टर्म्स लिए थे जिससे आप लोग के डाउट्स क्लियर हो सके। ठीक है, कोई भी बुक आप लोग रेफ़र कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सारे बेसिक टर्म्स आपके आपके साथ डिस्कस करें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किएगा, और
लाइक करना मत भूलिएगा। ऑल्सो जो भी आपके डाउट्स हों इसमें या कोई टर्म्स में अभी रह गई, मैं ये नहीं कह रही मैंने सारे टर्म्स डिस्कस कर लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एंड या कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड सब्सक्राइब टू Whiteboard Online. Thank you.